नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मींस ब्रेक डाउन होना। एंड किसी केमिकल कंपाउंड को हम जनरली इन 2 या 3 अलग अलग मेथड से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग हीट। ओके, कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिक करंट से ब्रेक डाउन होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और कुछ केमिकल कंपाउंड्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनको सनलाइट में भी रख देते हो तब भी उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। ठीक है, सो देखो, अगर हीट से आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो वैसी रिएक्शन को बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट से किसी कंपाउंड की डिकम्पोजिशन कर रहे हो वैसी रिएक्शन को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसके लिए एक और वर्ड है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का भी वही मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। लेट मी राइट इट इन कैपिटल, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और तीसरा, अगर सनलाइट की हेल्प से आप किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हो और डिकम्पोज कर रहे हो, दैट इज, उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहली एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट, बिकॉज जो ये 2-3 चीज़ें देखो बनती है ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो कि स्लेक लाइम है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो लाइमस्टोन है, इन तीनों की कन्वर्जन आपस में पूछी जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और ये है भी बहुत ईजी, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत वाली बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए प्रॉपरली। कैल्शियम ऑक्साइड से, दैट मीन्स क्विक लाइम से अगर आपको स्लेक लाइम बनाना है, डायरेक्टली आप इसमें वाटर ऐड कर दोगे, राइट। फर्दर अगर स्लेक लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर इसको आप हीट कर देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे इसमें ऐड हुई है अगेन रिमूव हो जाएगी, और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको हीट करते हो, ये मतलब तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे वही हो रहा है, लाइमस्टोन को आपने हीट किया, ठीक है, और अब क्या आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे लिबरेट हो जा रही है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये जो सेकंड एग्जांपल है ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार ये फाइनल एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए रिएक्शन, हीटिंग फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला FeSO4। सो FeSO4 का जो कलर होता है दैट इज लाइक दिस, ग्रीनिश इन कलर, सी ग्रीन टाइप का कलर है इसका, राइट। इसको जब आप हीट कर रहे हो ये ब्रेक डाउन होकर 3 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। अगेन जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये तो गैसेज हैं, लिबरेट हो जाने वाली हैं। जो सॉलिड फॉर्म में आपके पास बचेगा नीचे, दैट इज द फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ओके, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो यहाँ पे बनती हैं, दैट इज द ग्रीन कलर्ड FeSO4 चेंजेस इनटू द रेडिश ब्राउन कलर्ड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और सेकेंडली चोकिंग गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आर इवॉल्व। ये तो दोनों गैसेज है ना, SO2 SO3, इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार है, राइट। चोकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी गैसेस जिनकी प्रेजेंस में आप इजीली ब्रीथ भी ना कर पाओ, सांस भी आप नहीं ले पाओगे प्रॉपरली इनकी प्रेजेंस में, इतनी इनकी बेकार स्मेल है। ठीक है, इस वजह से इनको बोला जाता है चोकिंग स्मेल। ठीक, सो ये 2 ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए, और जो ये रिएक्शन है ये आपको इसकी प्रॉपरली पता होनी चाहिए। अब इस रिएक्शन के बेसिस पर 2019 में CBSE में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक स्टूडेंट है जो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करना चाह रहा है लैब में, कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं, राइट, 2 प्रिकॉशंस जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए। दीज आर द प्रिकॉशंस, फर्स्टली यूज टोंग्स टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, राइट। जब आप, लेट्स से आप इस चीज़ को परफॉर्म अगर कर रहे हो, लेट्स से जो भी टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने FeSO4 के क्रिस्टल्स को रखा हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब को आप डायरेक्टली ऐसा नहीं करोगे कि सीधा उसको फ्लेम के ऊपर इस तरह से रख के उसको हीट कर रहे होगे, दैट इज इनकरेक्ट वे। आप क्या करोगे, उस टेस्ट ट्यूब को टोंग्स की हेल्प से या किसी टेस्ट ट्यूब की और टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से पकड़कर फिर उसको बर्नर के ऊपर रख के गर्म करोगे, सो दैट आप एक सेफ डिस्टेंस पे रहो। सेकेंडली, जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, देखो फ्यूम्स किसके निकलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के, उनको कभी भी डायरेक्टली आपको इनहेल नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर नाक लगाकर आप खड़े हुए हो, वैसे केस में इनकी बहुत ज़्यादा भयानक स्मेल है, राइट। ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत मत करना, राइट। जब अगर आपको जस्ट ये देखना है कि किस तरह की स्मेल होती है इनकी, सल्फर डाइऑक्साइड की या सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जस्ट आपको वेफ्टिंग मेथड से, दैट मीन्स सिर्फ अपने हैंड को यूज़ करके जो उसके फ्यूम्स निकल रहे हैं उनको अपने नोज़ की तरफ क्या करना है, डाइवर्ट करना है। ये मेथड काफ़ी सेफ है,
इससे हुआ क्या, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो उसके फ्यूम्स हैं वो आपके नोज़ में एंटर नहीं करेंगे. दैट इज़ अ सेफ वे. ठीक है. सो ये दो प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, या किसी भी स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहा है. सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हीटिंग लेड नाइट्रेट, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. जो ये लेड का कैटायन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है +2 का, एंड जो नाइट्रेट आयन है इट हैज़ गॉट अ चार्ज ऑफ -1. क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करोगे आप एंड यू विल गेट टू नो PbNO3 2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट. ओके, सो लेड नाइट्रेट को आप यहाँ पे हीट कर रहे हो और ये ब्रेक डाउन हो रहा है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में. अच्छा देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है ना, इसकी कोई स्मेल, कोई फ्रेग्रेंस, कोई स्मेल, कुछ भी नहीं है इसका, राइट. सेकेंडली इसका कोई कलर भी नहीं है. व्हाट अबाउट दिस वन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये एक ऐसी गैस है जिसके फ्यूम्स जो होते हैं, यस, दे आर नॉट कलरलेस, दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर. ओके, पहली ऑब्जर्वेशन ये बनती है जब आप करोगे इस एक्टिविटी को, रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व्स. एंड जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है दैट इज अबाउट दिस lead oxide. The white colored lead nitrate changes into yellow colored lead oxide. ओके, इसीलिए मैंने दोनों के यहाँ पे कलर्स नीचे शो करें कि हाउ डू दे लुक लाइक, राइट. सो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस आपको जरूर पता होनी चाहिए इस रिएक्शन की, एंड यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन. सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल. दिस इज द फोर्थ एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. 3 एग्जांपल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं. दिस इज द लास्ट वन, हीटिंग कॉपर नाइट्रेट. और ये काफ़ी सिमिलर रहने वाली है इस रिएक्शन से जो हमने थर्ड रिएक्शन करी है फिलहाल, राइट. इसमें था देखो लेड नाइट्रेट, यहाँ पे हमारे पास है कॉपर नाइट्रेट और क्यूप्रिक नाइट्रेट, राइट. जैसे लेड नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हो, आपके पास लेड का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. अगर कॉपर के नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो कॉपर का ऑक्साइड यहाँ पे आपके पास प्रोड्यूस होगा. और बाकी सब सिमिलर रहने वाला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस, राइट, वेरी सिमिलर. सिर्फ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डिफरेंट रहने वाली हैं. यहाँ पे आपको कलर्स याद रहने हैं, right. The blue colored copper nitrate changes into the black colored copper oxide. Copper nitrate का कलर similar to copper sulfate, isn't it. जो CuSO4 होता है उसका भी इसी तरह का कलर होता है और वैसा ही कलर कॉपर के नाइट्रेट का भी है. एंड कॉपर ऑक्साइड हैज़ गॉट दिस काइंड ऑफ ब्लैक कलर. और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो तो अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ही प्रोड्यूस होने वाली है, सिमिलर है. रेडिश ब्राउन इसके फ्यूम्स रहेंगे. और यस, इसका नेचर कैसा होगा, इट विल बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है. नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, राइट. सिमिलरली अगर मान लो कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये भी एसिडिक गैस रहेगी बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर जनरली, सो दैट्स व्हाई दिस इज एसिडिक इन नेचर. और अगर ये एसिडिक गैस है तो इट विल टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड. ऑफ कोर्स जो एसिड्स होते हैं वो यही करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, राइट. दैट्स वाई. सो दीज 2 ऑब्जर्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, इनके कलर्स आपको पता होने चाहिए, एंड दिस इज द रिएक्शन, राइट. ऑलरेडी बैलेंस करके मैंने ये रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे. इसी के साथ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की पहली टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन वो खत्म होती है. अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप को, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने वाले हैं. बेस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना. सो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या बना, वाटर को ब्रेक डाउन करना, इजंट इट. काफ़ी इंटरेस्टिंग. वाटर को ब्रेक डाउन करके हम इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. जल्दी से पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ प्लास्टिक मग. अब जो ये प्लास्टिक का मग होता है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. इसके बॉटम में हमने सबसे पहले किए 2 होल्स सो दैट उन होल्स में 2 ग्रेफाइट की रोड्स को कनेक्ट किया जा सके, राइट. अब इन दोनों ग्रेफाइट की रूट्स को हमने अटैच कर दिया. अब देखो जो ये ग्रेफाइट की रूट्स हैं ये तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं. सो इनको हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है एक 6 वोल्ट्स की बैटरी के साथ. अब बैटरी के बिकॉज 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन इज़ द पॉजिटिव, अदर वन इज़ द नेगेटिव. जिस इलेक्ट्रोड को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है उसका नाम क्या हो जाएगा, एनोड. और जिस इलेक्ट्रोड को आपने नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया होगा उसका नाम क्या होगा, कैथोड. और ये कन्वेंशन हैं, इसको आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है लेट्स से मैं एस पॉजिटिव को यहाँ लिख के इसको कैथोड बोल दूँ, देन ये गलत हो जाएगा. ओके, आपको ध्यान देना है. पॉजिटिव के साथ जो कनेक्ट है दैट इज एनोड, जो नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है वो क्या है, दैट इज कैथोड. ओके, देन बिकॉज इस प्लास्टिक के मग में हमने वाटर ऐड किया हुआ है एंड नीचे यहाँ पे होल्स हमने क्रिएट किए थे इन द बिगनिंग,
और यहाँ से वाटर जो है वो लीक कर सकता है। इस वजह से नीचे हमने रबर के स्टॉपर्स लगाए हैं, सो दैट वाटर नीचे से इन होल्स के थ्रू लीक ना हो सके, राइट। बेसिक जो सेटअप है वो ये है। देन यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ है, सो दैट जब चाहे हम करंट को ऑन या ऑफ कर सकें, राइट, सर्किट ओपन या क्लोज कर सकें बेसिकली। एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू टेक केयर, देखो बिकॉज अगर ये वाटर डिस्टिल्ड हुआ, फिर अगर मैं 6 वोल्ट की बैटरी ले भी रहा हूँ, 9 वोल्ट की बैटरी भी होगी, 12 वोल्ट की भी बैटरी होगी, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से ऑफकोर्स जो करंट है वो कंडक्ट होगा। द रीज़न बीइंग जो डिस्टिल्ड वाटर है वो तो एक बैड कंडक्टर है, राइट। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर अगर आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हो, डिस्टिल्ड मीन्स ऐसा वाटर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़, कोई भी सॉल्ट, कोई भी आयंस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ ओनली वाटर, राइट। ऐसा वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वैसे केस में जो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है ना वाटर की, आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो दैट मीन्स इस केस में पहले तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जो ये वाटर है इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। और ऐसा करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई एसिड यूज़ कर सकते हो, लेट से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स इस वाटर में ऐड कर दो, दैट इज़ वन वे। यू कैन यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, और यू कैन इवन ऐड सम काइंड ऑफ बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, राइट। जनरली हम कोई ना कोई एसिड यूज़ करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ अ बेस। आपको बेसिकली कोई ना कोई आयंस चाहिए जिस वजह से जो ये वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा अच्छा कंडक्टर बन जाए। ओके, सो जैसे ही आप लेट से सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स इस वाटर में ऐड करोगे, इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा एसिड ऐड करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉप्स ही सफिशेंट होने वाली हैं यहाँ पे। उसके बाद येस यू कैन इजीली परफॉर्म दिस एक्टिविटी। एंड एक तो चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्वेशन में नज़र आएंगी। पहला तो देखो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आप देखोगे कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई गैस फॉर्म हो रही होगी, है ना। सेकेंडली आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो ये वाटर का लेवल है ना, ये धीरे धीरे ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। जैसे लेट से इस टाइम पे ये वाटर का लेवल इतना है राइट वाली टेस्ट ट्यूब में, आफ्टर सम टाइम इट माइट ड्रॉप टू हियर, देन हियर, धीरे धीरे धीरे, दैट मीन्स ये वाटर का लेवल गिरता चला जाएगा। उससे अगेन एक चीज़ की कंफर्मेशन हो रही है, दैट मीन्स कोई ना कोई और चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है जो उस वाटर की जगह ले रही है, इजंट इट। एंड यस, ये दोनों गैसेज हैं, ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, जो प्रोड्यूस हो रही हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में, और यही दोनों गैसेज हैं जो वाटर की जगह ले रही हैं यहाँ पे। ओके, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की प्रोडक्शन की वजह से जो ये वाटर का लेवल है दोनों साइड ही नीचे की तरफ मूव होता जाएगा, और यहाँ ये दोनों गैसेस प्रोड्यूस होती चली जाएंगी। गॉट इट। सो ये क्लियर हो गया कि इन दोनों गैसेस की प्रोडक्शन की वजह से जो ये बबल्स हैं ये फॉर्म हो रहे हैं, और जो वाटर का लेवल है वो नीचे जा रहा है। दैट मीन्स ये गैसेस इस जगह को कंज्यूम कर रही हैं, राइट। दिस इज क्लियर। बट ये देखने वाली चीज़ है कि दोनों जो लेवल्स हैं ना इक्वल नहीं है, राइट। दैट मीन्स दोनों गैसेज इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। यू कैन क्लियरली सी ऑक्सीजन जहाँ लिखा हुआ है इट इज़ वेरी लेस, बहुत कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, लेकिन हाइड्रोजन यू कैन क्लियरली सी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है। एक्चुअल में भी जब आप फॉर्म करोगे यू विल क्लियरली सी दिस कि एक साइड बहुत कम गैस प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी जो साइड है या दूसरी इलेक्ट्रोड है, दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उसमें बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो चुकी है। अब इसका क्या लॉजिक है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देखो आपको ये रिएक्शन समझनी पड़ेगी, ठीक है। 2H2O जब ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इतना तो ठीक है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इजंट इट। लेकिन यू हैव टू चेक द अमाउंट। यहाँ लिखा हुआ है 2, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस, एंड यहाँ कुछ भी नहीं है, सो आई कैन पुट 1 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स जब हाइड्रोजन गैस के इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हर बार जैसे 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 एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होगा, उसके साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होंगे। फिर से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, लेकिन साथ ही हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, हर बार ऐसा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की जो प्रोडक्शन है उनकी रेशियो कितनी रहने वाली है, 2:1। दैट इज द रीजन। सो हाइड्रोजन विल बी डबल, ऑक्सीजन कम होने वाली है। अच्छा, बाय द वे इस चीज़ को देखो एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है 1 मार्क्स में भी, कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर वट इज द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, 2:1। लेकिन यू हैव टू टेक केयर कि आपसे किसकी रेशियो पूछी गई है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड।
सो आपको क्रैमिंग नहीं करनी है कि अच्छा जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो सिंपली आपने 2:1 लिख देना है। यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर कि पहले किस चीज़ के बारे में पूछा गया और बाद में क्या। हाइड्रोजन डबल होती है, सो अगर ऐसा पूछा गया ऑफ कोर्स यू विल राइट 1:2। हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन जल्दबाजी में कई बार हम केयरलेसनेस कर जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। Got it? Then this is an important note. On electrolysis of water, oxygen is produced at the anode. देखो इधर वाली साइड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो ऑक्सीजन है जो उसका एनायन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव का, है ना। अगर इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है तो ऑक्सीजन का जो ये एनायन है ये कौन सी साइड अट्रैक्ट होना चाहेगा, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ या नेगेटिव ऑफ द बैटरी के टुवर्ड्स। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर ये नेगेटिव है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव वाली साइड दैट मीन्स एनोड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है इट जनरली फॉर्म्स H पॉजिटिव आयन, राइट, दिस इज द हाइड्रोजन कटायन, और ये अट्रैक्ट होना चाहेगा कैथोड की टुवर्ड्स बिकॉज दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल, दैट्स वाई यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि कौन से टर्मिनल के ऊपर कौन सी गैस प्रोड्यूस होने वाली है, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन एंड कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन। एंड बाय द वे डायरेक्टली याद रखने के लिए आप हल्का सा इस तरह से याद रख सकते हो, देखो एनोड जो है दिस ऑल्सो स्टार्ट्स विद अ वोवल, राइट, ए, एंड जो ऑक्सीजन गैस है इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद अ वोवल। सिमिलरली अगर इनकी बात करोगे तो ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, सी एज वेल एंड एच एज वेल। इसी के साथ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, जिसमें हम सनलाइट को यूज करने वाले हैं टू डिकम्पोज अ केमिकल कंपाउंड। बेस्ट एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन व्हेन इट इज केप्ट इन द सनलाइट, AgCl, it has got a charge of +1, here -1, and we get the formula AgCl, सिल्वर क्लोराइड, राइट। इसको आप अगर आप सनलाइट में रखोगे ये डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या बनती हैं, द वाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड जो ये है इट टर्न्स ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल इन द डायरेक्ट सनलाइट, राइट। आफ्टर सम टाइम जब उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी तो इसका वाइट कलर जो था वो चेंज होके सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज इट विल चेंज इनटू सिल्वर मेटल। अब देखो अगर हमने लेबोरेटरी में सिल्वर क्लोराइड को स्टोर करना हो तो ऑफकोर्स हम इसको डायरेक्टली नहीं रख सकते। अगर इसको हम डायरेक्ट ओपन में कहीं पे रखेंगे तो ऑफकोर्स इसकी फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगी एंड दिस विल टर्न इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, राइट। सो जब भी हमको सिल्वर क्लोराइड को कहीं पे स्टोर करके रखना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसे कंटेनर में इसको रखते हैं जहां सनलाइट एंटर ना कर सके, और इसी वजह से इसको स्पेसिफिकली डार्क कलर्ड के कंटेनर्स में रखा जाता है सो दैट जितना कम से कम हो सके, कम से कम सनलाइट अंदर पहुंचे, जितना हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकें उतना बेटर है, राइट। सो दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स सो दैट ये वाली रिएक्शन प्रोसीड ना कर सके। एंड ये इसकी एप्लीकेशन भी है बाय द वे, राइट। द अबव रिएक्शन इज यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कई बार एग्जाम में 1 मार्क में भी डायरेक्टली ये चीज़ पूछी जा चुकी है, राइट, कि कौन सी रिएक्शन है या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी कह लो फोटो डिकम्पोजिशन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है, दैट इज द सिल्वर क्लोराइड, राइट। दिस इज अ PYQ. 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and the china dish is placed in sunlight for some time. What will be the observation in this case? Observation हमारी यही रहने वाली है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। White colored silver chloride turns into the gray colored silver metal. Then you have to write the chemical reaction involved. This is the chemical reaction and balance chemical reaction उसने लिखा हुआ है, this is already balanced, मैंने ये balance करके रखी हुई है। Identify the type of the chemical reaction. This is photo decomposition reaction, right? So you'll be easily able to attempt this question. So this is our next type of reaction that is called displacement reaction, also known as single displacement reaction. अब एक ज़रूरी चीज़ इसके बारे में ये है कि मोस्टली ये टेक प्लेस करती हैं इन द एक्वेस सॉल्यूशन, राइट। एक्वेस सॉल्यूशन में सॉल्ट आपका होना चाहिए तब ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, इसको एक्वेस फॉर्म में आपने रखा हुआ है, दैट मीन्स इसमें वाटर ऐड किया हुआ है। FeSO4 एक्वेस, CuSO4 एक्वेस। एक्वेस कंसिडर करने का रीज़न ये है, बेसिकली लॉजिक ये है कि हम क्या चाहते हैं, फर्स्टली क्या हो, जो ये सॉल्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाए Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, इस तरह में आयोनिक फॉर्म में कटायन अलग हो जाएगा, एनायन अलग हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ सिर्फ तभी हो सकती है अगर किसी चीज़ को हम वाटर में ऐड करते हैं। किसी आयोनिक कंपाउंड को जब भी आप वाटर में ऐड करते हो ना तो इस तरह से डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। दैट इज द रीजन दैट वी आर कंसिडरिंग दिस इन द एक्वेस फॉर्म। इसको सॉलिड में अगर आप रखोगे ना तो ये कॉपर सल्फेट आयरन के साथ मोस्ट प्रोबेबली रिएक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। ये रिएक्शन प्रॉपरली प्रोसीड हो सके इस वजह से सॉल्ट को हमने एक्वेस फॉर्म में रखा हुआ है एंड दिस इज विच यू हैव टू रिमेंबर,
कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सॉल्ट होगा उसको आपको एक्वस फॉर्म में कंसिडर करना है। उसके बाद यस, जब आप किसी मेटल के साथ उसको रिएक्ट करवाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आयरन ने कॉपर को देखो डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर यहाँ पे अलग हो चुका है, और आयरन यहाँ पे सल्फेट के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, FeSO4, फेरस सल्फेट। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स अगर हमको कहना हो तो आयरन ने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो चुका है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आयरन ने डिस्प्लेस किया, आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर, ओके। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर जो ये मेटल है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव हो। अगर जैसे ही कॉपर है, कॉपर से कम रिएक्टिव होता अगर ये आयरन, तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो सकती। जैसे हमने उल्टा कर दिया, FeSO4 के साथ कॉपर की रिएक्शन। मान लो अगर आपने FeSO4 का फेरस सल्फेट का कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, उसमें कॉपर की कोई चीज़ को आप डिप कर रहे हो, तो क्या होगा, बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, बिकॉज अब ये कॉपर है ना जो, ये बहुत कम रिएक्टिव है। ये FeSO4 या फिर फेरस सल्फेट में से जो ये आयरन लगा हुआ है इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट सेक्शन, थर्ड वन, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। यहाँ पे जो जिंक है इट इज अगेन वेरी रिएक्टिव मेटल। जिंक भी यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर अलग हो गया, एंड क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट फॉर्मूला देखो हर बार अगर जब भी आपने बनाना है, क्रिस क्रॉस मेथड जरूर देख लेना। जिंक अगेन इट हैज गॉट +2 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब भी ये नंबर सेम होते हैं, राइट, जैसे +1 -1 +2 -2, इनको डायरेक्टली आप इग्नोर कर सकते हो, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ZnSO4। मतलब ये 2 आपको नीचे दोनों में लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज 2:2 का मतलब क्या होता है, 1:1, ठीक है। दैट्स वाई इसका फॉर्मूला ZnSO4 बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये क्रिस क्रॉस मेथड है, राइट, ये अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब देखो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। उसके लिए, उसको याद रखने के लिए वी हैव अ रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको भी ऑलरेडी आते होंगे काफ़ी तरीके, राइट, बट दिस इज द वे using which I remember this series, right? Please stop calling me a cute zebra in the library, call me something good, please. ये रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की है, बट इसमें कार्बन को भी हम रखते हैं। जो ये क्यूट है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू कार्बन, राइट। इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले, राइट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, बिकॉज उसमें दोबारा से इस रिएक्टिविटी सीरीज पे आएंगे हम, राइट। तब देखेंगे कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हमने कार्बन को क्यों रखा हुआ है, जबकि एक मेटल है ही नहीं, राइट। इस वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल हम जिक्र नहीं करने वाले। बाकी बात करते हैं पी। देखो हर बार जो ये पहला लेटर है ये बताएगा ये कौन सा मेटल है। जैसे पी से वी हैव पोटेशियम, ओके, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जेड से वी हैव जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस तरह से आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए, इसी ऑर्डर में याद होनी चाहिए ऊपर की तरफ, बिकॉज जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल। जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, और सेकंड वाला भी सोडियम, राइट, ये तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है, इनको वाटर में भी आप डालोगे ना इतना विग्रस तरह से रिएक्ट करते हैं, राइट। यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लेना, सोडियम को अगर आप वाटर में डालते हो तो किस तरह की बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव काइंड ऑफ रिएक्शन होती है, ओके। ऑन द अदर हैंड जो नीचे की तरफ जो ये मेटल्स हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये सिल्वर है, गोल्ड, प्लेटिनम, देयर इज अ रीज़न की जो ज्वेलरीज होती हैं वो इनकी बनती हैं, बिकॉज ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। अब देखो मान लो मैं इस तरह से लिखता हूँ Ag प्लस CuSO4, क्या लगता है ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, हाँ या ना? द आंसर इज नो, बिकॉज सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इस सीरीज में आप देखो, ढूंढो सिल्वर कहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे है, एंड यू विल गेट टू नो कि जो सिल्वर है वो कॉपर से नीचे लाई कर रहा है, दैट मीन्स कम रिएक्टिव है। इस वजह से यहाँ कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करने वाली है, नो रिएक्शन, आपको इस तरह से लिख देना है, क्लियर। अब चलते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर, क्लियर। अब चलते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, इसमें दोनों मेटल्स एक दूसरे की जगह को इंटरचेंज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 सॉल्ट्स, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, दोनों को हमने अगेन एक्विस फॉर्म में कंसिडर किया हुआ है, दोनों में वाटर ऐड किया हुआ है ड्यू टू द सेम रीजन। यहाँ पर भी हम क्या चाहते हैं कि ये ब्रेक डाउन हो फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू इट्स आयोनिक फॉर्म। देखो जब आप सोडियम सल्फेट को वाटर में डालोगे, इसका मतलब एक्विस सॉल्यूशन आप बनाओगे, इट विल डिकम्पोज, ये ब्रेक डाउन होगा, राइट। डिकम्पोज का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई नई चीज़ बन रही है। देखो
क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब दो मेटल्स एक दूसरे की जगह इंटरचेंज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्ट हमारे पास ये, दूसरा सॉल्ट ये, दोनों अगेन देखो यहाँ पे एक्विस फॉर्म में हमने कंसिडर करें ड्यू टू द सेम रीजन, राइट। चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों में जो सॉल्ट होगा इट विल बी कंसिडर्ड, इट विल बी टेकन इनटू एक्विस फॉर्म। एक्विस फॉर्म में आप कंसिडर करोगे ड्यू टू द सेम रीजन दैट हम चाहते हैं कि ये दोनों सॉल्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएं, राइट। जैसे ये सोडियम सल्फेट है, इसको जब आप वाटर में ऐड करोगे, इसका एक्विस सोल्यूशन बनाओगे, ये ब्रेक डाउन होके Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, राइट, ये दोनों आयंस देगा। सिमिलरली जो ये बेरियम क्लोराइड है, इसको जब आप एक्विस सोल्यूशन बनाओगे तो आपके पास मिलने वाला है बेरियम 2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, अब देखो जो ये Na पॉजिटिव है और जो ये Cl नेगेटिव है, इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके यहाँ पे फॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेरियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव की, अगेन ऑपोजिट चार्ज, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट, राइट। सो इन शॉर्ट अगर समराइज करना हो तो क्या हुआ यहाँ पे, सोडियम बेरियम की जगह चला गया और बेरियम यहाँ पे सोडियम की जगह आ चुका है, राइट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव था कोई कम रिएक्टिव था, ज़्यादा रिएक्टिव ने कम वाले की जगह ली, नहीं, दोनों मेटल्स ने एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर ली है, इस वजह से इट इज नॉट सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गॉट इट। एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्ट है, राइट, इसको हमने एक्विस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्विस, दिस इज एक्विस, दिस इज एक्विस, बट वाई दिस सॉल्ट इज इन सॉलिड फॉर्म, द रीजन इज दिस कि जो ये वाला सॉल्ट है इट इज वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। अगर कोई सॉल्ट वाटर में डिजोल्व ना हो तो उस वजह से उसको एक्विस में हम ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। वैसे केस में हमको इसको सॉलिड में ही लिखना पड़ेगा, बट यस जो ये रिएक्शन है वो जरूर एक्विस मीडियम में ही टेक प्लेस कर रही है। ओके, नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बेरियम सल्फेट इज अ वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। दस इट फॉर्म्स वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है प्रेसिपिटेट, इसका मतलब यही होता है कि जो भी टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें हम लेट्स से इस रिएक्शन को कर रहे हैं, उसके बॉटम पे जो ये बेरियम सल्फेट है, राइट, ये सॉलिड फॉर्म में बैठ जाने वाला है, ये बिल्कुल भी उस वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल, एंड इसका कलर कैसा है दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज वाइट कलर, ठीक है। सो बेरियम सल्फेट वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। देखो दोनों सॉल्ट्स जो हैं दे आर टेकन इन द एक्विस फॉर्म, दोनों की यहाँ पे रिएक्शन होगी, पोटाशियम लेड की जगह चला जाएगा और लेड यहाँ पे पोटाशियम की जगह आ जाने वाला है। अब जब लेड और आयोडीन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा लेड आयोडाइड, एंड सिमिलरली जो ये पोटाशियम है ये नाइट्रेट के साथ बॉन्डिंग करेगा तो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है पोटाशियम नाइट्रेट। अगेन यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे एक सॉल्ट को यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे हमने रखा हुआ है। अच्छा बाय द वे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बार जो एक सॉल्ट बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, राइट, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। काफ़ी केसेस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, सभी सॉल्ट्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्विस में ही होंगे, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी बनते हैं, इन विच प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं। बाय द वे अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कोई एग्जांपल दो, राइट, तो आपको किसी भी ऐसी रिएक्शन की एग्जांपल दे देनी है जिसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल जो हमने पिछली रिएक्शन पढ़ी है बेरियम सल्फेट में, इसमें प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, राइट। तो दोनों में से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। मोस्टली जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं बाय द वे दे आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, सो इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपकी, दैट इज जो ये लेड आयोडाइड है इसका कलर इस तरह का होता है, येलो कलर के ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड आयोडाइड PbI2। क्लियर, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया व्हेन पोटाशियम आयोडाइड, सो इसी रिएक्शन के बेसिस पर ये क्वेश्चन है, दैट इज एडेड टू द लेड नाइट्रेट, precipitate is formed. What is the color of the precipitate? That is bright yellow. Name the compound precipitated, that is lead iodide. नाम लिखने को बोला उसने, फॉर्मूला नहीं पहले पूरा। So lead iodide, right? अगर उसने फॉर्मूला पूछा हुआ then you can say PbI2. सेकेंडली आपसे पूछा गया है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, दैट इज दिस वन, ऑलरेडी मैंने बैलेंस करके लिखी हुई है, राइट। एंड द थर्ड क्वेश्चन लिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। अगेन इसी रिएक्शन को दो तरह से आप कैसे बोल सकते हो, कैसे इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह से की जा सकती है।
एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और सेकेंडली ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, राइट। सो इन दिस वे हम इसको दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पोटाशियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। अगेन ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, दोनों की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर भी जो एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। ये वाटर इनसॉल्युबल है एज आई हैव रिटन, एंड दिस इज पोटाशियम नाइट्रेट। अगेन यू कैन सी पोटाशियम सिल्वर की जगह जाएगा और सिल्वर पोटाशियम की जगह आ जाने वाला है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है और सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आर फॉर्म्ड, राइट। इसका कलर कैसा होता है, वाइट इन कलर। ये हमने तभी पढ़ा जब हमने फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ी है। ये जो दो सॉल्ट्स हैं AgCl और AgBr, है ना, इन दोनों की जो डिकम्पोजिशन होती है इट टेक्स प्लेस इन द फोटो डिकम्पोजिशन वे, राइट। और खास तौर पे जो AgCl है, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी कि इसका जो कलर होता है AgCl का दैट इज वाइट इन कलर, लेकिन जब इसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है इट डिकम्पोजेज इनटू द सिल्वर। तब भी हमने इस चीज़ की बात की थी कि इसका कलर जो होता है AgCl का दैट इज वाइट इन कलर। सो सेम हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू द डिफरेंट टाइप्स। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। देख के आप बता सकते हो कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस क्या हो रहा है आपके पास, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सेकेंडली बिकॉज देखो यहाँ पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज सॉलिड, दैट मीन्स इसके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं। सो इसको हम और क्या कह सकते हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट वन, सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इट इज क्विक लाइम, राइट। क्विक लाइम में जब आप वाटर ऐड कर रहे हो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है स्लेक्ड लाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। सेकेंडली बिकॉज इस रिएक्शन में आपको याद होगा हमने पढ़ा था इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सो इट इज ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही हो उनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। सो अगेन दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। थर्ड वन पोटाशियम क्लोरेट, इसको आप हीट कर रहे हो, ये डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। सो ऑफ कोर्स इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट, बिकॉज यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू कंपोनेंट्स। फोर्थ वन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है और जिंक सल्फेट एंड कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। सो ऑफ कोर्स इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, राइट, बिकॉज यहाँ पे एक मेटल यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे दो बार कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, दो सॉल्ट्स नहीं है। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक सॉल्ट होता है, दूसरा मेटल रहेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्ट्स रहने वाले हैं। सो यहाँ से आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो, राइट। सो लास्ट वन इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इस वजह से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया हुआ है। सो आई होप काफ़ी इजी लगा होगा आपको क्वेश्चन ये। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस टॉपिक में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। देन व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचेगा दैट इज जस्ट क्रोजन एंड डेंसिटी। काफ़ी जनरल सा वो टॉपिक है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले देखो नाम से काफ़ी हद तक पता लग रहा है ऑक्सीजन के साथ कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लेना देना है इसका, राइट। किसी चीज़ में जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ओके। देखो फॉर एग्जांपल जब आप कॉपर पाउडर को एक चाइना डिश में लेकर हीट करते हो इट गेट्स कोटेड विद द ब्लैक लेयर, राइट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। देखो ये वाली रिएक्शन वहाँ पे टेक प्लेस होगी। आपने क्या किया, कॉपर को चाइना डिश में लिया, उसको हीट किया, बट ऐसे में कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना ली अपने ऊपर। उस वजह से जो कॉपर होगा उस चाइना डिश में उसका कलर आपको कैसा अपीयर होगा, ब्लैक इन कलर, ओके। सो बिकॉज यहाँ पे देखो कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा था बट उसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, अब वो कॉपर ऑक्साइड बन चुका है, ठीक है। पहले उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं थी, अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो चुकी है, हम ऐसा बोलेंगे। सिमिलरली अगर रिडक्शन की बात करते हैं इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन करेगा कोई कंपाउंड, रिडक्शन में ऑक्सीजन को लूज करेगा, राइट। अगर कोई केमिकल कंपाउंड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो हम कहते हैं कि उस कंपाउंड की रिडक्शन हो चुकी है, ओके। फॉर एग्जांपल देखो जो ये कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक इन कलर, इसके ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो दोबारा से उसका कलर कॉपर ऑक्साइड का कैसा टर्न हो जाएगा, ब्राउन इन कलर। वाई, इसका कलर तो ब्लैक था। द रीजन इज दिस कि जैसे ही इसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं हमारे पास अगेन कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है,
राइट। जो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है वो अगेन H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वी आर गेटिंग कॉपर। शुरू हमने कॉपर से किया, लास्ट में भी दोबारा से हमारे पास कॉपर मिल रहा है। सो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप बोल सकते हो कि बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन आपने टेक प्लेस कर दी है। जो पहली रिएक्शन है उसका काइंड ऑफ ऑपोजिट है रिडक्शन, है ना। कॉपर में पहले हमने ऑक्सीजन ऐड करी थी, लेकिन इस रिएक्शन में उस ऑक्सीजन को दोबारा से हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। सो दैट्स वाई इस सेकेंड रिएक्शन को हम बोलेंगे कि दिस इज रिडक्शन। किसकी रिडक्शन हुई है? कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है यहाँ पे, राइट। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, लेकिन अब फाइनली अगर मैं बात करूँ उसमें ऑक्सीजन नहीं है। सो जो ये कॉपर ऑक्साइड था ये अब रिड्यूस हो चुका है, या फिर कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो चुकी है, ऐसे हम बोलेंगे। सिमिलरली जो फर्स्ट केस था उसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हो चुका है, या फिर हम कहेंगे कि कॉपर की ऑक्सीडेशन हो चुकी है। ओके, सो इन द फर्स्ट रिएक्शन वही मैंने समराइज करके लिखा हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, और सेकंड केस में कॉपर ऑक्साइड है दैट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। our next सब टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें किसी कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है और साइमल्टेनियसली किसी केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल जो ये फर्स्ट रिएक्शन है ये वही रिएक्शन है जो ये वाली रिएक्शन थी, सेकंड वाली, ओके। इसमें अगर आप देखोगे गौर से, कॉपर ऑक्साइड के लिए तो ठीक है, इसकी जो ऑक्सीजन थी वो रिड्यूस हो रही है ना। यहाँ से हमने इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। सो कॉपर ऑक्साइड की तो यस रिडक्शन हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन? वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुकी है यहाँ पे। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो चुकी है यहाँ पे, राइट। सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, लेकिन यस एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसा रहेगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल दिस, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से जिंक प्रोड्यूस हुआ, सो ऑक्सीजन यहाँ पे इसकी रिमूव हो चुकी है, सो यस इट इज रिडक्शन। लेकिन कार्बन ने वही ऑक्सीजन को गेन कर लिया, राइट। कार्बन बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, इस वजह से कार्बन की क्या हो चुकी है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो चुकी है। अब इन रिएक्शंस में से एक और चीज़ जो अक्सर पूछी जाती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ओके। अब देखो एज वी नो कि जो एजेंट होता है इन जनरल टर्म्स भी, राइट, कोई भी अगर कोई एजेंट है तो जो भी काम उसको असाइन किया है वो करना उसकी ड्यूटी है, राइट। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडाइज करना, राइट। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहेगा वो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका फंक्शन है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? रिड्यूस करना, किसी और को रिड्यूस करना, राइट। दिस यू हैव टू टेक केयर। रिड्यूसिंग एजेंट का काम है किसी और कंपाउंड को या एलिमेंट को रिड्यूस करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। एंड ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसी प्रोसेस में खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाने वाला है। मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। सिमिलरली जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एज द नेम सजेस्ट कि इसका काम है किसी दूसरे को रिड्यूस करना, लेकिन इस प्रोसेस में ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होगा, सिमिलरली जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। सो दिस यू हैव टू टेक केयर, ठीक है। अब इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सो इसको देखते हैं। अब देखो सबसे पहले रिडक्शन कहाँ पे हुई है? कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है और आपके पास कॉपर प्रोड्यूस हुआ। अब अगर आपसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपको क्या देखना है कि इसकी रिडक्शन हुई किस वजह से? बिकॉज ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ, इसलिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना होता, राइट, तो इसकी रिडक्शन यहाँ पे नहीं होती, सिंपल। सो रिडक्शन नो डाउट कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे हुई है, लेकिन किसने करवाई? हाइड्रोजन ने। दैट मीन्स यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? हाइड्रोजन, राइट। सो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। एंड सेकेंडली यू कैन क्लियरली सी कि हाइड्रोजन जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो खुद इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज हो चुका है, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, दूसरे को इसने रिड्यूस किया लेकिन खुद वो हो गया ऑक्सीडाइज, वेरी क्लियर। सिमिलरली अगर इस रिएक्शन में आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आपको अगेन पहले क्या चेक करना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? ऑक्सीडेशन देखो यहाँ पे हुई है हाइड्रोजन की, है ना।
हाइड्रोजन से, बिकॉज यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अगेन इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई है? कॉपर ऑक्साइड की वजह से। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड खुद यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड ने हेल्प किया हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने में, ये मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, लेकिन ये खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। वेरी क्लियर। सिमिलरली इस रिएक्शन में आपको नोट करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रूजन। काफ़ी छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इसको स्टार्ट करते हैं विद द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राइट। इसका कलर है इसकी ग्रीनिश इन कलर, और यू कैन से सी ग्रीन टाइप का कलर है इसका कुछ, राइट। लेकिन अगर आपने इसके बारे में रिसर्च नहीं की हुई तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसका जो कलर था जब ये बना था स्टैचू, तब इसका कलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज ब्राउनिश इन कलर, जैसा कॉपर का कलर होता है वैसा इसका कलर था। द रीजन बिकॉज जो इसकी आउटर लेयर है दैट इज इंडीड मेड अप ऑफ कॉपर, राइट। लेकिन अब इसका कलर कॉपर के जैसा बिल्कुल हमको अपीयर नहीं हो रहा है। द रीजन इज द क्रोजन इटसेल्फ, राइट। सो इस वजह से क्रोजन को देखते हैं। व्हाट इज क्रोजन? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट, स्पेसिफिकली मॉइस्चर और एसिड्स, इट इज सेड टू कोरोड, एंड उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रोजन। कॉपर मेटल का जब क्रोजन होता है तो कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर कुछ इस तरह का है। सिमिलरली जब आयरन का क्रोजन होता है वहाँ पे प्रोडक्शन होती है आयरन ऑक्साइड की, राइट, फेरिक ऑक्साइड टू बी स्पेसिफिक। जो रस्ट है दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सिमिलरली जो सिल्वर है, ऑल्दो इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद अप टू सर्टेन एक्सटेंट तो यस इसका भी क्रोजन देखने को आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो कम रिएक्टिव मेटल है उसका कभी भी क्रोजन नहीं होगा। बस हाँ ये है, जो कम रिएक्टिव मेटल है वो बहुत टाइम बाद क्रोड करेगा, राइट। उसको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सालों लग सकते हैं उस चीज़ का क्रोजन आपको दिखने में। सो जो सिल्वर है उसका जब क्रोजन होता है तो उसके ऊपर लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की, विच इज काइंड ऑफ ब्लैक इन कलर, ठीक है। सो पहले तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, कॉपर कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड। देन स्क्रीन पर मैंने इनके जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं, राइट। दोज यू हैव टू रिमेंबर। इनका कलर आपको याद होना चाहिए। एंड यस एक डिफरेंस होता है देखो आयरन ऑक्साइड में और कॉपर कार्बोनेट में। ऑल्दो ये दोनों ही क्रोजन की एग्जांपल्स हैं, राइट, लेकिन हर बार जो क्रोजन की वजह से कह लो लेयर बनती है, राइट, किसी भी मेटल के ऊपर, उसका नेचर सिमिलर नहीं होता। कुछ केसेस में क्रोजन की जो लेयर होती है दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, कुछ केसेस में वो नॉन प्रोटेक्टिव भी होती है, राइट। प्रोटेक्टिव मीन वो फर्दर क्रोजन को स्टॉप करती है, और अगर जो क्रोजन की लेयर बन रही है दैट इज नॉन प्रोटेक्टिव, देन वैसे केसेस में क्रोजन फर्दर रुकेगा नहीं, वो लगातार होता ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन का रस्ट है, राइट, जो आयरन ऑक्साइड की इसके ऊपर लेयर बन रही है दैट इज नॉन प्रोटेक्टिव, राइट। नॉन प्रोटेक्टिव का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे इसके फ्लेक्स बनना शुरू हो जाएंगे और फ्लेक्स धीरे 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 उतरना शुरू हो जाएंगे, फर्दर वो और जो मेटल सरफेस है उसके नीचे उसको एक्सपोज करेंगे, फिर उसका रस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता जाएगा और ये ऑफकोर्स आयरन को बहुत ज़्यादा वीक बना देगा। सो दिस इज नॉन प्रोटेक्टिव। लेकिन जो ये कॉपर कार्बोनेट है दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हमने अभी बात की, उसका क्रोजन हो चुका है, राइट, उसकी वजह से उसका कलर ऐसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके क्रोजन की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होगा, बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो बस कुछ सालों में गिर जाएगा। नहीं, नथिंग, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज जो ये कॉपर कार्बोनेट है दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, राइट। ये बल्कि क्या करेगा, फर्दर क्रोजन होने से उसको रोक रहा है। इट इज एक्टिंग लाइक अ प्रोटेक्शन फॉर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज द रेंसिडिटी, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल तरह का टॉपिक है, डेली लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। रेंसिडिटी में क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें फैट्स हों, जिसमें ऑयल्स हों, राइट, उसको आप बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ सकते। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्द रेंसिड हो जाना है, मतलब खराब हो जाएगा, राइट। उसकी स्मेल चेंज हो जाने वाली है, टेस्ट भी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट चेंज हो जाएगा, एंड इट विल बिकम वेरी वेरी अनहेल्दी, राइट। जो ये फ्रेश ऑयल होता है दैट इज क्वाइट गुड, बट अगर रेंसिड ऑयल की आप बात करोगे तो दैट इज वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर द कंजम्पशन। ओके, आफ्टर बिकमिंग रेंसिड द फैट्स ऑयल्स बिकम अनहेल्दी टू कंज्यूम, स्पेशली इफ कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप एक आध बार उनको कंज्यूम कर लेते हो रेंसिड ऑयल को, फिर भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे फिर यस इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक एज वेल, राइट। इट कुड लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक एज वेल। So there are some methods to prevent rancidity. For example, first one is flushing the nitrogen gas. जैसे लेज के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। इसका रीज़न यही है, राइट। ऑफ कोर्स
हम उसका मजाक करते हैं कि जो लेस के पैकेट्स हैं उसमें लेस कम और जो हवा होती है वो ज़्यादा भरी होती है, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट द नॉर्मल हवा। कोई ऐसे कोई ये नहीं है कि जो नॉर्मल हमारे आसपास हवा है वही वाली एयर इस पैकेट्स में फिल कर दी गई है, नो। बिकॉज अगर ऐसा होगा फिर तो ये बहुत जल्दी रेंसिड हो जाने वाले हैं, ख़राब हो जाएंगे, राइट। इसमें स्पेसिफिकली नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है बिकॉज जो नाइट्रोजन गैस है दैट इज़ इनर्ट। इनर्ट मतलब ये कोई रिएक्ट नहीं करती है किसी फूड आइटम के साथ, राइट। इस वजह से इसको फिल किया गया है इसमें। देखो, हम अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन अंदर ना पहुंचे, राइट। इसलिए हमने काफ़ी सारी नाइट्रोजन को फिल करके अच्छे से इसको पैक कर दिया हुआ है सो दैट ऑक्सीजन कम से कम अंदर तक पहुंच सके और इसकी ऑक्सीडेशन ना हो। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, किसी भी फूड आइटम की अगर हमने रेंसिडिटी को रोकना है तो हम यही चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो गैस है वो कम से कम उस फूड आइटम तक पहुंचे। अगर हमने फूड आइटम की ऑक्सीडेशन की रेट को कम कर दिया, सो यस, हमने काफ़ी हद तक यू कैन से जो ऑक्सीडेशन और सॉरी जो रेंसिडिटी है उसको स्टॉप कर दिया या कंट्रोल कर लिया। देखो, कंप्लीटली तो स्टॉप बिल्कुल नहीं कर सकते, बट यस उसकी जो रेट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड इज रेफ्रिजरेटिंग। अगर हम फूड को सिमिलरली रेफ्रिजरेट करते हैं, ऑफकोर्स अगर हम खुला छोड़ेंगे उसके कंपैरिजन में, अगर किसी फूड आइटम को रेफ्रिजरेट करा हुआ है वैसे केस में यस उसकी जो ऑक्सीडेशन की रेट है और उसकी वजह से जो रेंसिडिटी की रेट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। थर्ड मेथड इज एंटीऑक्सीडेंट। काफ़ी सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर आप फूड आइटम में, खासतौर पे जो पैकेज्ड फूड आइटम्स आती हैं उसमें अगर आप ऐड करते हो तो जो ऑक्सीडेशन की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्सीडेशन को कम कर रहे हैं, सिंपली आप इमेजिन कर सकते हो उसको क्या बोला जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटी मीन्स जो उसको अपोज करे, ठीक है। एंड द लास्ट मेथड, एयर टाइट कंटेनर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें काफ़ी फैट्स हैं या ऑयल्स हैं उसको आप ऐसे कंटेनर में स्टोर करो कि कम से कम ऑक्सीजन गैस अंदर एंटर कर सके। सो अगर आप एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर रहे हो सो यस उसकी जो ऑक्सीडेशन की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से जो रेंसिडिटी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाने वाली है। सो दीज आर सम मेथड्स जिनकी हेल्प से आप ऑयल या फैटी जो फूड्स हैं उनको क्या कर सकते हो, काफ़ी जल्दी रेंसिड होने से बचा सकते हो।